नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। नंबर 1 हैबिट, प्रोएक्टिव बने। नंबर 2 हैबिट, बिगिन विद द एंड इन माइंड। नंबर 3 हैबिट, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ करें। नंबर 4 हैबिट, थिंक विन विन। नंबर 5 हैबिट, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझें। नंबर 6 हैबिट, सिनर्जीज। नंबर 7 हैबिट, शार्पन द सॉ। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रांग वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वे बदलें, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, यह आप इस ऑडियो में आगे जानेंगे। जो भी आपकी जॉब हो, आप इस ऑडियो बुक से जान सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस हैं तो इस ऑडियो बुक से ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनसे आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा हो तो लोग भी आपसे नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। ये किताब कैरेक्टर इंप्रूवमेंट करने पे फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाएं या लोगों को इम्प्रेस कैसे करें, मगर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब, कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना है। तो क्या आप तैयार हैं चेंज के लिए? क्या आज आप हाईली इफेक्टिव पर्सन बनेंगे? तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की समरी आपके सामने है। ये रही 7 आदतें। नंबर 1 हैबिट, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रेकल कहते हैं, हमारे आसपास जो भी कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव बनने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे इफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें होती है जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं। उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यूज का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालात में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम कर सकेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो वे खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार लेखक स्टीफन कोवी जब सेक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटमेंट होकर कुछ बोलने जा रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर ख़त्म करने के बाद स्टीफन कोवी उस औरत के पास गए। उनको मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। कोवी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहो तब तक कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता।
ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटमेंट हो गई थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है, लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहेगा वो उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। एक प्रोएक्टिव इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। नंबर 2 हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन आपकी वैल्यूज़ आपके पर्पस से मैच होने चाहिए। आपको अपना फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी तरह जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और लाइफ में इतने चैलेंजेस है कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल्स जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल्स से मैच नहीं करता तो आप एक इनइफेक्टिव इंसान बन सकते हैं। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको आपके दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक़ रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेड रखनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है तो इसे प्रॉपरली कंडक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में फालतू पैसे ही खर्च कराने पड़ेंगे। लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचो कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर लें कि वो आपके वैल्यूज़ के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू देते हैं या फिर आप रिस्पेक्ट की ज़्यादा वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें, अपने वैल्यूज़ पर पूरा फोकस करें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएँ आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएँ आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। नंबर 3 हैबिट है सबसे पहले ज़रूरी चीज़ करें। सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कुछ लोग तो प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे, कुछ लोग टू डू लिस्ट और बॉर्डर्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। जब आपकी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्यों हैं, क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए ज़रा इनके बारे में, ये आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सेंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनाने को बोला गया, मगर उसके पास पहले से ही इम्पोर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसे हाँ बोलना पड़ा। सेंड्रा ने अपने पड़ोसी कोनी को पूछा कि क्या वे इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेंगी। सेंड्रा की बात सुनकर कोनी ने कहा, सेंड्रा ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगता है, मगर कुछ रीज़न से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। उसके पास करने के लिए दूसरे ज़रूरी काम थे और इसीलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की।
उसके बाद सेंड्रा को लगा कि जैसा कोनी ने किया उसे भी वही करना चाहिए था। वो भी तो पोलाइटली ना बोल सकता था। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ आपके दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा भी कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास विल पावर हो जिससे आप ज़रूरी कामों को सबसे पहले निपटा सके। नंबर 4 हैबिट है थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इश्यूज होता है तो उसका कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सोल्यूशन ये है, अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उन पर खुलकर बात करनी है, उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले जो आप दोनों के लिए सही हो। लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दे, ना ही आप उस पर हावी हो। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिसमें दोनों ही जीत सके। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन रहेगा जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकेंगे। एक दूसरे के साथ कंपीट करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। आप इमेजिन करें कि आप बॉस हो और अपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है तो जाहिर सी बात है कि आप ही की बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप रहेगा। एक बॉस होने के नाते बेशक आर्गुमेंट में उसे जीत जाएंगे, मगर लॉन्ग रन में देखेंगे तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉय को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए गए काम तो करेगा मगर मन मार के, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही होगा। कंप्रोमाइज़ करना हमेशा अच्छा होता है, भले ही आप बॉस क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने में आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल रखते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, ये हर तरह के रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। जब भी आपके अपने पार्टनर, आपके बच्चों, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपके हर रिलेशन में और भी ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। नंबर 5 हैबिट, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात समझें। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उसकी बात सच में सुनी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो भी आपकी बात को समझे। ये अच्छे कम्युनिकेशन का यही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में हम सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने से पहले बेस्ट तरीका यह है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे और वो इंसान कहना क्या चाहता है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पहले हमें समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। जब आप इस तरीके से किसी इंसान की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। एक बार एक आदमी किसी चश्मे की दुकान पर गया। उसको कुछ विजन की प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी ने चश्मे वाले को बताया कि उसको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो चश्मे वाले ने क्या किया कि उसने उस आदमी को अपना चश्मा दे दिया। चश्मे वाले ने कहा कि इन्हें पहन लो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा पहनता हूँ और मुझे साफ साफ दिखता है। मेरे पास एक दूसरा चश्मा घर पे रखा है, तो तुम ये वाला पहन लो। उस आदमी ने चश्मे वाले की बात मानकर वो चश्मा पहन लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और भी धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, तुम और कोशिश करो सही ढंग से देखने की, उस चश्मे वाले ने कहा। तो उस आदमी ने फिर से ट्राई किया,
मगर उस चश्मे वाले की लाख कोशिश के बावजूद भी उस आदमी को साफ नहीं दिख सका। अब चश्मे वाले ने उससे कहा कि वो पॉजिटिव सोचे। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, ओके, अब भी मुझे पॉजिटिवली कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये बात सुनकर चश्मे वाला अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार तो वो चश्मे वाला उस आदमी की मदद करना चाहता था। उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह से उस चश्मे वाले के जैसे ही बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मेरी बात मान के देखो, लेकिन हम कभी ये नहीं ट्राई करते कि वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करेगा और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं, बस हेल्प करने की इच्छा है। फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। नंबर 6 हैबिट है सिनर्जीज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटी जैसे आग लगना, टाइफून या भूकंप आना होता है तो लोग सिनर्जीज होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशंस लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती है और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने के लिए ट्राई करते हैं। सिनर्जी के मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन से है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड एफर्ट से भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपके पास सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स तो ये है कि ये सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज़ नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग होती है। हम इस दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। हमें ये समझना होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसीलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की खास ज़रूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। हो सकता है कि जो मुझे एक यंग लेडी नज़र आ रही है वही आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट करते हैं। हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही है, तो इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिनर्जीज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कद्र करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि आप सही हैं और दूसरा वाला गलत है। उस इंसान के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करें। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई अल्टरनेट हैं। जब आप दूसरों के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करने लगेंगे तो आप उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप कोऑपरेट करके मिलकर काम करने से कई सारी नई और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 7 हैबिट है शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एक्सेस को शार्पन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें। और आपका सबसे बड़ा एक्सेट आप खुद है। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज करके खुद को रिन्यू रख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पे भी सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इम्प्रूव हो रही है। ऐसा कई बार होता है जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं। रोज़मर्रा के चैलेंजेस से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर रखने की बेहद ज़रूरत है। और आप प्रेइंग, म्यूज़िक, बुक रीडिंग करके या फिर नेचर के साथ जुड़कर खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पिरिट किस तरीके से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सके और अपने बारे में सोच सके। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म होने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हैं या कुछ नया सीखते हैं। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को एजुकेट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं।
खुद को चैलेंज करें कि आप कम से कम हर महीने एक बुक पूरी ज़रूर पढ़ें, और जो लोग बहुत बिजी हैं और बुक नहीं पढ़ सकते वो लोग ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अर्न योर नेबर्स लव, यानी अपने पड़ोसियों से प्यार करें। अगर आप एक काइंड नेचर पर्सन हैं तो यकीन मानिए आप एक लंबी खुशहाल लाइफ जिएंगे। आप इमेजिन करें कि जैसे आप जंगल में वॉक पे गए हो, आपको एक आदमी नज़र आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है। आप देखते हैं कि वो आदमी काफ़ी थक गया है और आप उससे पूछते हैं कि वो इतनी देर से ऐसा कर रहा है। वो आदमी कहता है 5 घंटे हो गए और मैं अब थक कर चूर चूर हो गया हूँ, ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे अपनी आरी साफ करनी चाहिए और थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, और आप उसे ये भी कहेंगे कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेज़ी से होगा। मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि वो इतना बिजी है कि उसके पास सॉ शार्प करने यानी अपनी आरी को तेज करने का टाइम ही नहीं है। किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिवली कट करने के लिए आरी को तेज करने की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह खुद को और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एक्सेट शार्पन करने होंगे। आपको टाइम निकालकर खुद को रिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं वो तो आपके पास है ही, बस उनको शार्पन करने की ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। और आपके एक्सेट्स हैं आपकी बॉडी, माइंड और सोल, तो आप उन्हें शार्पन करना कभी ना भूलें। कंक्लूजन, आपने हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 हैबिट्स सीखी। नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। नंबर 2, एंड को ध्यान में रखकर किसी भी काम की शुरुआत करें। नंबर 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ों को प्रायोरिटीज दें। नंबर 4, विन विन सिचुएशन सोचें। नंबर 5, अपनी बात समझाने के बजाय पहले दूसरों की बात समझने की कोशिश करें। नंबर 6, सिनर्जाइज। नंबर 7, अपने एक्सेट्स शार्पन करें। हैबिट नंबर 1, 2 और 3 आपको अपना कैरेक्टर इंप्रूव करने में मदद करेंगे। हैबिट नंबर 4, 5 और 6 दूसरों के साथ आपके रिलेशन इंप्रूव करेंगे। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 से आप अपनी अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मेंटेन करके रख सकते हैं। अब जो भी आपने सीखा है उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना सीखें। जब भी आप कभी बुरी सिचुएशन में होते हैं तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। जब भी आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, तो विन विन सिचुएशन चुनें। और जब आप कोई चीज़ बार बार करेंगे तभी वो आपकी हैबिट बन पाएगी। जैसा कि एरिस्टो ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। तो एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं है बल्कि हैबिट से आती है। मित्रों, अगर आपको हमारा ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ।